Hello, 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 hello everyone. I am R.S. Mittal, your mathematics mentor. Dear student boys and girls, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सपोनेंट का लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन फॉर्म को। तो फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए, पेन को पेन निकाल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। क्या बात है, और आज बहुत अच्छा होने वाला है और उसी टर्म ऑफ कंडीशन को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे। मजा आने वाला है, तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए और पेन को पेन निकाल लीजिए। मैं दोबारा से बोल दिया हूँ, और एक छोटा सा बोतल में पानी भी रख लीजिए, पानी वानी भी पीते रहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डियर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सपोनेंट का लेक्चर नंबर 2 है ना। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट से सिंपल फॉर्म में आपको बता दी गई है, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में डियर स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 में, चलिए ध्यान दीजिए, फटाफट से रेडी हो जाइए आप। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन को भी कंप्लीट की गई है और उसके साथ साथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सिंपल फॉर्म को क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन फॉर्म को। ओके, बहुत मजा आने वाला है, आप सब रेडी हो जाइए, यस या नो। ओके, थैंक यू, क्या बात है। तो फ्रैक्शन फॉर्म के हम लोग लाइन बाय लाइन कंसेप्ट करेंगे, आप लोग कंटेंट में लिख भी सकते हैं। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन फॉर्म को कंप्लीट करने वाले हैं। किसको कंप्लीट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, फ्रैक्शन फॉर्म को। क्लियर है, ओके, क्या बात है। तो फ्रैक्शन फॉर्म को एक एक करके हम लोग चलेंगे। चलिए, जिस तरीके के सिंपल फॉर्म को हमने कंप्लीट किया था उसी तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म को भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्त इसमें भी नेचर होगा, थोड़ा सा समय दीजिए, टाइम दीजिए, मैं एक एक नेचर को कंप्लीट करूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट नेचर हमने फर्स्ट में क्या देखा, नेचर फर्स्ट में सेम फॉर्म में लेके चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए अपॉन बी, ए अपॉन बी है ना, ए अपॉन बी का अगर मैं देख लूं, अगर ए अपॉन बी का मैं स्क्वायर कर दूं तो आप इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। क्लियर है। उसी तरीके से मैं अगर ए अपॉन बी का है ना एक्सपोनेंट 3 कर दूं तो आप इसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। क्लियर है। इस तरीके से देखिए ये नेचर हमारा सेकंड भी हो गया। चलिए थर्ड नेचर देख लेते हैं। कहीं भागना नहीं है, बस अभी आराम से बैठना है और एक एक करके सीखना है। जैसे डियर स्टूडेंट ए अपॉन बी का अगर हमने फॉर्म यहाँ पे, सॉरी एक्सपोनेंट को अगर मान लीजिए कर दिया हमने, एक्सपोनेंट को कर दिया कितना, 3 हो गया, 4 कर दिया डियर स्टूडेंट, 4 कर दिया। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a अपॉन बी इंटू डियर स्टूडेंट ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। क्लियर है। इस तरीके से देखा जाए डियर स्टूडेंट नेचर नंबर 4 में, कहाँ देख रहे हैं आप, इधर देखिए भाई, सिंपल फॉर्म पढ़ लिया तो फ्रैक्शन फॉर्म को भी कंप्लीट करेंगे एक एक करके। ओके, चलिए यहाँ पे अगर जैसे हमने लिख दिया a अपॉन बी और इसका लिख दिया रेस टू दी पावर n, मैंने क्या बोला, रेस टू दी पावर n जी, इसको बताया गया है ये रेस टू दी पावर है या एक्सपोनेंट है या डिग्री है, लेक्चर 1 में। क्लियर है। इस तरीके के फॉर्म को हमको लिखना होगा a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। ये कहाँ तक जाएगा डियर स्टूडेंट, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमें n टाइम्स तक, n टाइम्स तक। n टाइम्स तक जाने का मतलब अब यहाँ n का क्या फॉर्म है थोड़ा सा समझेंगे। स्टूडेंट n का यहाँ मीनिंग्स होता है हमारा नेचुरल नंबर से, है ना, नेचुरल नंबर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेचुरल नंबर के बारे में आप जानते होंगे, यस या नो जी, डेफिनेटली सर। A number which is starting from 1 to infinite या all countings number are called natural number। क्लियर है। इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है फ्रैक्शन फॉर्म एक एक करके कंप्लीट हो रहा है और आप देखते जाएंगे। मैंने कहा डियर स्टूडेंट, तो ये n टाइम्स का मतलब क्या होता है भाई, अगर 2 रहे तो 2 टाइम्स, 3 रहे तो 3 टाइम्स, मतलब 1 से लेकर के n टाइम्स का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितना रहे, है ना, नेचुरल नंबर जितना भी हो जाए। क्लियर है। इस तरीके से थोड़ा पे मैं अगर देखूं, थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे देखूं तो हमारा नेचर नंबर 5 क्या तैयार हो रहा है, जरा देखेंगे। मैंने कहा डियर स्टूडेंट a अपॉन बी और इसका हमने लिख दिया एक्सपोनेंट यहाँ पे n। तो चलिए मैं इसको जरा से कलर चेंज कर रहा हूँ।
डियर स्टूडेंट कलर चेंज कर लिया जाए फिर उसके बाद। चलिए मैंने कहा इसे क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, जैसे सिंपल फॉर्म में बेस कहा जाता था, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में इसको बेस कहा जाएगा। ए बी क्या है हमारा, बेस है। क्या है, बेस है। एन क्या है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट या डियर स्टूडेंट डिग्री। क्लियर है। इस तरीके से हमें पता चल गया कि एन जो है सिंपल फॉर्म हो तो भी इसको एक्सपोनेंट या डिग्री कहा जाता है, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे अगर हो तो इसे हम लोग बेस करते हैं। और डियर स्टूडेंट ये टोटल जो एक्सपेरिमेंट होता है, फिर से समझिएगा, ये टोटल जो एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें टोटल जो एक्सपेरिमेंट होता है इसका नाम दिया जाता है, टोटल एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है पावर। क्या नाम दिया जाता है डियर स्टूडेंट, पावर। चलिए मैं इसको कलर से कर देता हूँ, पावर। पावर क्लियर है, इसका नाम दिया जाता है डियर स्टूडेंट पावर, है ना। ये टोटल एक्सपेरिमेंट को हम लोग पावर करते हैं। जैसा कि अगर मैं चाहूं तो इस तरीके से बोल सकता हूं कि ए अपॉन बी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एन, तो इसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, ए अपॉन बी रेस टू द पावर एन। क्लियर है। अगर मैंने लिख दिया 5/3 और रेस टू द पावर यहाँ पे 5, तो इसको कैसे बोलेंगे, है ना, 5/3 रेस टू द पावर 5। क्लियर है। 7 अपॉन मान लीजिए 11 रेस टू द पावर यहाँ पे दे दिया 9, तो इसको कैसे बोलेंगे, है ना, कैसे बोलेंगे इसको, 7/11 रेस टू द पावर 9। क्लियर है। इस तरीके से मतलब हमें रेस टू दी पावर ही बोलना है, सिंपल फॉर्म हो या फ्रैक्शन फॉर्म हो। एनी प्रॉब्लम, नो। क्लियर है, यस सर, बिल्कुल जी सर, डेफिनेटली यस सर, क्या बात है। तो मैंने कहा डियर स्टूडेंट जैसे सिंपल फॉर्म था सेम उसी तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म का भी एक एक कंडीशन हमारा चलता चला जाएगा। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू किया जाए। 5 के बाद आप नोट भी कर लेंगे, 5 के बाद हम लोग 6 पे चलते हैं, है ना। चलिए 6 पे आते हैं डियर स्टूडेंट, नेचर नंबर 6। नेचर नंबर 6 में जैसे डियर स्टूडेंट ए अपॉन बी का, ए अपॉन बी रेस टू द पावर एम हो, अब मल्टीप्लाई में आपका ए अपॉन बी रेस टू द पावर आपका एन हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से हम क्या कर लेंगे, ए अपॉन बी रेस टू द पावर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। बेस देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सेम है। बेस सेम है कि नहीं, जी सर बिल्कुल बेस तो सेम है। तो मैंने कहा जब भी बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को सिंपल फॉर्म हो या फ्रैक्शन फॉर्म हो ऐड कर लिया जाएगा, कर लिया जाए ऐड, तो हमारा हो जाएगा m प्लस एन। क्लियर है, इस तरीके से, है ना। तो मैंने कहा चलिए इसका आगे एक और नेचर कर लेता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा और कंप्लीट, है ना। नेचर नंबर 7, नेचर नंबर 7 को जरा देख ले, ध्यान दीजिए नेचर नंबर 7 को। क्लियर है। मैंने कहा उसी तरीके से a अपॉन बी रेस टू द पावर डे स्टूडेंट m हो, है ना, मल्टीप्लाई में a अपॉन बी रेस टू द पावर n हो, उसी तरीके से a अपॉन बी रेस टू द पावर हमारा p हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेस तो सेम है, तो जब कभी भी डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और बेस क्या हो, सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो जब बेस सेम हो तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बेस को ऐसे लिख लिया जाता है और एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है, कर दिया जाए ऐड, तो कीजिए। मैंने कहा m प्लस एन प्लस पी हमारा आंसर होगा, मतलब इस कंसेप्ट का ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है, क्या समझ में आ रही है। तो जिस तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में डबल हो ट्रिपल हो, बस बेस सेम होना चाहिए, है ना। जैसे बेस सेम होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंट क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। यहां तक समझ में आया, क्या बात है। इस पे एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा मजा आएगा। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट मैंने लिखा कि 1/2 रेज टू द पावर यहाँ पे लिख दिया 3, है ना, और मल्टीप्लाई में एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल नंबर, और यहाँ पे लिख दिया 1/2 रेज टू द पावर 2। कोई दिक्कत सर, बेस सेम है कि, मैंने कहा हाँ बेस तो सेम है। तो जब बेस सेम हो तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा बताइए, 1/2 और रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब बेस सेम हो, एस फॉर सेम, जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया जाता है। मैंने कहा 3 अब प्लस का 2 कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 1/2 रेज टू द पावर कितना हो गया, 3 2 मिल करके हो गया 5। क्लियर है,
इस तरीके से हमारा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्लियर है। 1/2 रेज टू दी पावर 5 का मीनिंग्स होता है कि 1/2 को 5 टाइम्स करना है। क्लियर है, तो हम 5 टाइम्स करेंगे तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो 1 ही हो जाएगा, और 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिएगा 2 के साथ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1/32 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस तरीके से हमने कंसेप्ट को भी समझा दिया और उस पर एक एग्जाम्पल भी करा दिया। जरूरी नहीं है डियर स्टूडेंट डबल के साथ ट्रिपल भी हो सकता है, बस बेस सेम होनी चाहिए। जब भी बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करते चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ओके, क्या बात है फिर, बहुत अच्छा। तो हमने 6 और 7 को कंप्लीट कर दिया, इस पे एक एग्जांपल भी कर दिया है। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं और आपको कमेंट बॉक्स में डालना है आंसर क्या होगा। जैसे मैंने कहा 2/3 रेज टू द पावर 1 इंटू 2/3 रेज टू द पावर 2 इंटू 2/3 रेज टू द पावर 2। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, मैंने 1 नंबर एक क्वेश्चन दिया, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? क्या बात है, बताएंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलिए क्या बात है, क्या बात है। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर पे चलते हैं। नेचर नंबर 8 को देख लिया जाए, नेचर नंबर 8 की तरफ चला जाए, क्या है नेचर नंबर 8। स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि बेस सेम हो, बेस डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि a/b इंटू सी अपॉन डी ऐसे हो, और इसका रेज टू दी पावर यहाँ पे m हो, और इसका भी रेज टू दी पावर यहाँ पे क्या हो, m हो। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया है, पहले बेस सेम होता था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, एक्सपोनेंट सेम हो रहा है। तो जब बेस सेम हो तब एक्सपोनेंट को ऐड किया जाता है, जब बेस डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, बेस को ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और एक्सपोनेंट को ऊपर से रख दिया जाता है ना, जिसे हम लोग रेज टू दी पावर बोलते हैं डियर स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, रेज टू दी पावर बोलते हैं, है ना। तो चलिए देख लिया जाए कैसे होने वाला है। मैंने कहा ये a/b इंटू सी अपॉन डी और टोटल का एक्सपोनेंट क्या है, m है, तो m कर दिया जाए। क्लियर है? इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेचर नंबर नेचर नंबर नेचर नंबर 9 में देखिए, मैंने कहा a/b रेज टू द पावर m इंटू a/b रेज टू द पावर n इंटू a/b रेज टू द पावर p, इस तरीके से हो। मैंने कहा ये तो बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम हो तब ना एक्सपोनेंट को ऐड कीजिएगा, और जब बेस सेम ना हो तो क्या करेंगे, तो रुक जाइए थोड़ा सा। सेम के लिए आपको पता है कि एक्सपोनेंट को ऐड करना है, लेकिन ये सेम ना हो तो, ये सेम ना हो तो क्या करेंगे भाई, एक्सपोनेंट को बेस को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, लिख लेंगे, है ना, राइट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। देखिए क्या बेस सेम है, क्या बेस सेम है यहाँ पे, नहीं सर, यहाँ तो बेस सेम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा यहाँ बेस क्या था, डिफरेंट था ना, डिफरेंट। यहाँ भी क्या है डियर स्टूडेंट, डिफरेंट। बेस क्या है, डिफरेंट है। तो जब बेस डिफरेंट हो डियर स्टूडेंट तो हम लोग बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए किया जाए, यहाँ पे हो जाएगा a/b इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। क्लियर है? और रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, मैंने कहा वो तो हमने पहले फॉर्म लिख दिया था ना, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। यहाँ m, यहाँ भी n, यहाँ भी क्या करेंगे, m ही करेंगे, है ना। चलिए फर्स्ट वाला फॉर्म हमने लिखा था डियर स्टूडेंट कि जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड किया जाता है, लेकिन 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 यहां पे आप समझें कि जब बेस डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को ऐसे उठा करके ऐसे लिख दिया जाता है। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए क्या बात है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो एनर्जी कम है, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्पीड और बढ़ेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्लास करते रहना है, एक एक कंसेप्ट को सीखते जाना है। क्लियर है? तो इस तरीके से एक क्वेश्चन इस पे भी एक एग्जाम्पल कर लिया जाए तो और बेहतर होगा। यस या नो? जी हाँ बिल्कुल सर। चलिए
यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रखा हूँ, जैसे 1/2 रेज टू दी पावर यहाँ पे हमने दे दिया है ना 4, और यहाँ भी दे दिया 1/3 रेज टू दी पावर 4। यस या नो? यस या नो डियर? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर भी छोटा ही ले लेते हैं, मान लिया हमने छोटा ले लिया, 4 नहीं लेंगे, थोड़ा सा छोटा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। पहले छोटा ही ले लेते हैं, चलिए ले लिया यहाँ पे 2, यहाँ भी ले लिया। अब खुश, अब देखेंगे यहाँ पे क्या होने वाला। पहले छोटा सा ही सीखना चाहिए, है ना। मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा, जरा देखता हूं क्या इसका बेस सेम है। सर काश ये 1/2 की जगह यहाँ भी 1/3 की जगह 1/2 होता है, या फिर 1/2 की जगह 1/3 होता है, तो बेस सेम हो जाता। तो जैसे बेस सेम होता है एक्सपोनेंट को ऐड करके आंसर दे देते। यस या नो? हाँ या ना? समझ में आ रही है? तो कहाँ देख रहे हैं, इधर देखिए। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो कैसा है बेस सर? क्या है? डिफरेंट है बुआ। क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो क्या करेंगे, मैंने कहा 1/2 और इंटू 1/3 कर लेंगे, और जो एक्सपोनेंट है उसे ला करके रख देंगे। लो भैया रख दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहाँ से दिस इज इम्प्लाइड एट क्यों मैंने लिख दिया, केवल इक्वल टू रहेगा। चलो भैया आ जा। चलिए मैंने कहा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, या 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और रेज टू दी पावर कितना है, 2 है तो 2 है। इसका मतलब क्या होता है डियर, इसका मीनिंग क्या होता है, 1/6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, सो 1/6 इंटू 1/6। क्लियर है? तो 1 को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 6 6 या 36 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/36 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई? कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ सर समझ में आ गया है, क्या बात है, फिर तो मजा आ रहा होगा पढ़ने में, अगर समझ में आ रहा होगा तो। डियर स्टूडेंट जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कीजिए, जब बेस डिफरेंट हो तो बेस को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को ऐसे उठा करके ऐसे रख दीजिए। यस या नो? क्लियर है? क्या बात है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेचर नंबर 10 पे। नेक्स्ट नेचर नंबर 10 पे चलते हैं, उसे भी आपको बता दिया जाए। चलिए नेचर नंबर 10, नेचर नंबर 10 मैंने कहा a/b⁻m डिवाइड का फॉर्म हो, या a/b⁻ ऐसे दे दिया जाए n, या फिर देखिए इसको एक और कंडीशन के थ्रू राइट की जा सकती है डियर स्टूडेंट, देखेंगे। जैसे मैंने कहा a/b⁻ आपका हो गया m, और यहाँ पे दे दिया डिवाइड, और a/b⁻ हो गया n, ऐसे भी दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात। n इस तरीके से अगर दे दिया जाए तो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, सब समझ में आने वाला। आपको टेंशन लेने की मैं हूं ना। मैंने कहा ये फॉर्म क्रिएट किया, तो सिंपल फॉर्म में भी डिवाइड के लिए हमने 3 है ना कंसेप्ट बताया था इसका, अभी भी फिर से 3 बताने वाला। चलिए पहला वाला जो डिस्ट्रीब्यूट कंसेप्ट है हमारा वो ये है कि अगर जो m है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं अगर वो बड़ा हो, m ग्रेटर देन n, इस सिचुएशन को फुलफिल कर रहा हो, है ना। टर्म ऑफ कंडीशन जो है, फॉर्मूला का जो कंडीशन है, इस सिचुएशन को फॉर्म कर रहा है कि जिससे जिसमें भाग दे रहे हैं, मतलब डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो वाला क्या है, मैक्सिमम है। तो m जो है ग्रेटर देन है n के, तो सो क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा कि a/b है ना रेस टू दी पावर हो जाएगा m-n, जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं, समझिएगा जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं, है ना, अगर वो बड़ा हो जाए, फिर से एक बार और समझ लीजिए, किससे डिवाइड दे रहे हैं। मैंने कहा n से, n वाला टर्म से डिवाइड कर रहे हैं सर m वाला में। मैंने कहा a/b रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a/b रेज टू दी पावर n, मतलब m वाला फॉर्म जो है, m वाला फ्रैक्शन फॉर्म है, उसमें n वाले फ्रैक्शन फॉर्म से डिवाइड कर रहा है, तो m वाला अगर ग्रेटर हो, फिर से यहाँ पे देखेंगे m क्या हो, ग्रेटर हो n से, तो इस सिचुएशन में a/b रेज टू दी पावर m-n हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सेम सेकंड नंबर समझेंगे डियर स्टूडेंट, है ना। अगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट n मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ये ही वाला अगर ग्रेटर हो जाए, है ना,
जिससे डिवाइड आप कर रहे हैं वही वाला अगर ग्रेटर हो जाता है, इस सिचुएशन में फॉर्मूला अपना क्रिएट हो जाता है 1, वेट वेट वेट, कलर चेंज, आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, समझेंगे, 1 a upon b रेज टू द पावर n माइनस एम, m माइनस एम। मतलब यहां पे सिंपल फॉर्म में आपने a दे रखा था तो a का n माइनस एम होता था, यहाँ a अपॉन b है तो a अपॉन b, मतलब सेम जो है कंडीशन जो है सिंपल फॉर्म का फ्रैक्शन फॉर्म में, बस वहां पे a था, है ना, ए बी के साथ था, यहाँ a अपॉन b के साथ है, रिलेशन ऐसा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, जब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो, है ना, चलिए समझिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, है ना, मैंने कहा यहाँ m क्या हो, इक्वल हो n के साथ, जब m n के इक्वल हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, आंसर 1 हो जाता है, इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 कैसे होगा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता सकता हूँ, ओके, जरा देखेंगे स्टूडेंट, ये a अपॉन बी रेज टू द पावर हमारा m है और डिवाइडेड a अपॉन बी रेज टू द पावर हमारा n है, तो इस सिचुएशन में अगर m हमारा इक्वल हो जाता है n के, तो मैं तो पहले फॉर्म करूंगा कि अगर डिवाइड का फॉर्म हो तो a, है ना, a अपॉन बी रेज टू द पावर हमारा फॉर्मूला बनता है m माइनस एन, मैक्सिमम ये फॉर्मूला बनता है। अगर निगेटिव भी देंगे तो निगेटिव वाला फिर पॉजिटिव करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक में समझ में आ रहा है, रिवर्स हो जाएगा, है ना, क्लियर है। तो मैंने कहा यहाँ पे m भी a अपॉन बी रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताएंगे, m n के बराबर रहता है m माइनस एम लिखेंगे। अब देखिए आप ही खुद बता दीजिए, m से m कैंसिल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a अपॉन बी रेज टू दी पावर 0, बताइए, फ्रैक्शन में कल हमने बताया था, अभी देखिए फ्रैक्शन फॉर्म का आ गया 0, सिंपल फॉर्म का भी अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, फ्रैक्शन फॉर्म का भी एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसका वैल्यू भी 1 होता है डियर स्टूडेंट, तो 1 हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे आपको 1 लिख दी गई है, समझ में आ रही है, आई बात समझ में। तो ये क्या है, ये क्या है, आपको थोड़ा सा समझने वाली कुछ बातें थी जिसे आप नोट करेंगे, यस या नो, यस या नो, यस या नो, ओके सर थैंक यू, क्या बात है। तो नेचर 10 भी आपको कंप्लीट तरीके से समझ आ गया है। अगर m ग्रेटर है n से तो a अपॉन बी रेज टू दी पावर m माइनस वन, अगर n ग्रेटर है m से तो 1 अपॉन a अपॉन बी रेज टू दी पावर n माइनस, मतलब जो ग्रेटर है उसी में से माइनस होगा, हाँ 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 बिल्कुल आपने सही सुना, जो ग्रेटर होगा, यहाँ m ग्रेटर था तो m माइनस एन, यहाँ n ग्रेटर है तो n माइनस एम, क्लियर है, और जब इक्वल होगा तो आंसर 1, क्लियर है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, गुड। चलिए नेचर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, 10 11 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट, 11 पे चलते हैं, है ना। अब कहेंगे सर इस पे क्वेश्चन नहीं करा है, क्वेश्चन बहुत सारी करानी है, बस पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद एक जो लेक्चर होगा केवल क्वेश्चन का होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, लगातार नॉन स्टम्प क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये है ना एक्सपोनेंट का बेस कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब में काम आता रहेगा, इसलिए आपको बेस जो है एक्सपोनेंट का बेस फॉर्मूला जो है इसको सीखना है ना, समझना है, क्लियर है, ओके क्या बात है। तो चलिए नेक्स्ट कितना था जी, 10 था क्या, 10 11 नेचर नंबर डियर स्टूडेंट 11 पे हम लोग, चलिए देखिए, जैसे डियर स्टूडेंट a अपॉन बी रेज टू दी पावर, a अपॉन रेज टू दी पावर m हो, और यहाँ पे कॉर्ली ब्रैकेट दे करके, ओहो, कॉर्ली ब्रैकेट के साथ क्या कर दिया जाए, यहाँ पे n दे दिया जाए, तो इसका क्या कंसेप्ट होगा समझिएगा, ए अपॉन बी रेज टू दी पावर एम और फिर उसका ब्रैकेट दे करके कर्ली ब्रैकेट फिर रेज टू दी पावर एन, मतलब ब्रैकेट के साथ क्या है बताइए, ब्रैकेट के साथ क्या है डियर सर, ब्रैकेट के साथ तो एक्सपोनेंट है, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, ए अपॉन बी लिख देना है, और ब्रैकेट के साथ जब एक्सपोनेंट होता है एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, एम इंटू एन हो जाता है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए उसी तरीके से एक और फॉर्म में लिख देता हूं आपको, नेचर नंबर 12 में, ठीक है, मैंने कहा कि a अपॉन बी रेज टू द पावर m, यहां पे हो गया n और यहां पे हो गया, तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा,
a अपॉन बी रेज टू द पावर हमारा हो जाएगा m इंटू एन इंटू, क्लियर है? क्या समझ में आई? सर क्लियर तो है लेकिन कलर चेंज नहीं है। मैंने कहा कर देता हूँ भाई, चलो चलिए 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 कलर चेंज ही कर, ताकि एक जैसा दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बेस हो गया हमारा a अपॉन बी, और एक्सपोनेंट क्या है सर? एक्सपोनेंट ब्रैकेट के कंडीशन में है। तो मैंने क्या कहा आपको, क्या कहा दोस्त, कि जब कभी भी ब्रैकेट एक्सपोनेंट में हो, है ना, ब्रैकेट के साथ एक्सपोनेंट का रिलेशन हो, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने कहा m इन एन इंटू, क्लियर है? इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा पहला क्वेश्चन चलिए अरेंज में कर, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसा कि डियर स्टूडेंट 1/2, जैसे हमने लिया 2/3 और रेज टू दी पावर 2, ब्रैकेट में हो गया 3, और आपसे पूछा गया आंसर इसका क्या होगा, क्या जवाब देंगे बताइए, बताइए क्या जवाब देंगे, हो जाएगा आपसे? यस या नो? मैंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, 2/3 रेज टू दी पावर 2 और ब्रैकेट दे करके 3 दे दिया गया है, तो मैं कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पे बस मैं 2/3 करूंगा, और एक्सपोनेंट अगर ब्रैकेट के साथ है तो 2 इंटू 3 कर दूंगा। मैंने कहा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2/3 रेज टू दी पावर हमारा 3 2 6। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि 2/3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम। तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, क्लियर है? ए अभी तो 5 टाइम्स ही हुआ डियर, एक टाइम्स और कर लेंगे 2/3, क्लियर है? अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 डियर स्टूडेंट। तो आपका क्या हो गया आंसर, 64 अपॉन, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 3 वाला को, 3 3 जा 9, है ना, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा, अब देखिए 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 3 या 24, 243। फिर एक बार और यहाँ 3 से करना पड़ेगा, एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 729। तो 64/729 विल बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट, विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्या समझ में आया? तो इस तरीके से हमने नेचर 11 को भी कंप्लीट कर लिया है, आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया है ना, इसके कंडीशन को भी समझ लिया है, और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को भी कंप्लीट किया है। क्लियर है? समझ में आ रही है? क्या बात है, क्या बात है। अगर समझ में आ रही है तो एक बार बोल दीजिए यस सर। सर लाइव थोड़ी पढ़ा रहे कि यस सर बोले। ओके ओके, कोई बात नहीं, लाइव भी चलेगा, पहले ऐसे देखिए सीखिए, है ना, मैसेज कर दीजिएगा अगर समझ में आया होता। चलिए गुड, हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया नेचर नंबर 12 को। जरा नेचर किस पे आते हैं, 13 पे आते हैं, बस 2 से 4 और है, आराम से इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए, है ना। नेचर नंबर 13 पे आते हैं, चलिए डियर, नेचर नंबर 13 नंबर पे क्या है देख लिया जाए। जैसे डियर स्टूडेंट a अपॉन बी ऐसे दे दिया जाए, और रेस्ट टू द पावर m, और ये n जो है ये इक्वल नहीं होगा, है ना, a अपॉन बी रेस्ट टू द पावर m, और कर्ली ब्रैकेट के साथ यहाँ पे क्या दिया जाए, ये इसके इक्वल नहीं होगा। सिंपल फॉर्म में हमने कल आपको बताया था, है ना, इस तरीके के कंसेप्ट को, तो फ्रैक्शन फॉर्म भी नहीं होगा। अगर सिंपल फॉर्म देखेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि mn का जो रिलेशन है यहाँ पे, है ना, tt से रिलेशन है, टर्म्स को टाइम्स करना होगा, m टर्म्स को n टाइम्स करना होगा डियर स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड tt। अब ये tt ट्रेन वाला नहीं है ना, ये टर्म्स और टाइम्स वाला tt है ना। चलिए टर्म्स को m को n टाइम्स करना होगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बस m फॉर मल्टीप्लाई करना होगा, m को n के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या करना होगा, tt करना होगा। tt का मतलब टर्म्स को टाइम्स करना होगा, समझ में आ रहा है? चलिए अब टर्म्स को टाइम्स करेंगे, है ना, टर्म्स को टी साहब, है ना, टर्म्स को टाइम्स करेंगे। तो मैंने कहा किसी टर्म्स को जब आप टाइम्स कीजिएगा, है ना, जो हमारा टर्म है,
उसको टाइम्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो होगा है ना वो लार्ज नंबर में आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई उससे मिनिमम में आ जाएगा, लेकिन एक सिचुएशन में नहीं आएगा। अगर 2 रेज टू दी पावर 2 हो, अगर 2 इंटू 2 हो, तो इस सिचुएशन में देखिए 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये दोनों सिचुएशन में इक्वल हो जाएगा। वरना 2 रेज टू दी पावर 3 कर लीजिए और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इस सिचुएशन में नहीं होगा। इसका मतलब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 डियर स्टूडेंट, और इसका होता है 2 3 जा 6, मतलब इस सिचुएशन में नहीं होगा, है ना, ये सिचुएशन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए क्या बात है। तो मैंने कहा इस पर एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने कहा छोटा सा एग्जांपल लेंगे ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो देखते जाएंगे। हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर, जैसा कि डियर स्टूडेंट 1/2 हमने ऐसे ले लिया, और यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 3, ठीक है। नहीं साहब, थोड़ा सा सीधा लिया जाए, यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ, ठीक है। और सेम इसी को ऐसे ले लिया 1/2, यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ कर्ली ब्रैकेट डाल करके हमने, अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? अब सर आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, यहां भी तो ब्रैकेट है, यहां भी तो ब्रैकेट है। मैंने कहा ये फ्रैक्शन का ब्रैकेट है, डिस्टेंस 1/2 का ब्रैकेट है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट के साथ ब्रैकेट नहीं है, एक्सपोनेंट के साथ ब्रैकेट नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, क्या बात है। एक्सपोनेंट के साथ ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ एक्सपोनेंट के साथ ब्रैकेट है और यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ टीटी का फॉर्म चलेगा, टर्म्स को टाइम्स करना पड़ेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं करके देख ही लेता हूँ क्या होने वाला है। मैंने कहा दिस इज इम्प्लाइड एट डियर स्टूडेंट 1/2, और ये हो जाएगा टर्म्स को टाइम्स, मतलब 3 को कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3, थोड़ा देर के लिए मैं मान लेता हूँ इक्वल, लेकिन रियलिटी ये है कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, और यहाँ पे हमने मान लिया थोड़ा देर के लिए इक्वल है। समझ में आ रही है? फिलहाल अभी मान लेते हैं, लास्टली मानेंगे, देखिए क्या होता है, लास्टली क्या होता है। मैंने कहा यहाँ पे डी स्टूडेंट 1/2 रेज टू दी पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, यहाँ पे मल्टीप्लाई का और यहाँ पे टर्म्स को टाइम्स, यहाँ पे टीटी साहब आएंगे और यहाँ पे एम फॉर मल्टीप्लाई साहब आएंगे। तो टीटी साहब आए तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9 बना दिया, और 3 2 जा यहाँ पे 6 बना दिया। मैंने कहा डियर स्टूडेंट अब आप ही बताइए कि 1/2 और रेज टू दी पावर यहाँ पे कितना है, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 1/2 आपका बेस सेम है, और यहाँ पे क्या है 6। क्या 1/2 रेज टू दी पावर 9 का सेंस क्या होता है आपको पता है? 1/2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहाँ 1/2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझ में आ रही है? इस सिचुएशन को अगर देखा जाए कि ये कैसे क्रिएट हो गया है, तो ऐसा हो गया है कि सर अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, फिर भी कितना बचेगा? 7 8 9, 3 टाइम्स बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो कभी भी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर सिचुएशन ऐसा है तो आप चेक भी कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ इसे यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा इसका सेंस होता है 1/2 इंटू 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 1/2, कितने टाइम्स हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/2। क्लियर है? इक्वल टू हमने दे दिया। यहाँ भी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है? मैंने कहा मैंने लिख दिया। चलिए अब इधर से 1 1 1 1, 2 इधर से 2 इधर से, तीसरा मतलब थर्ड वाला थर्ड के साथ कैंसिल हो गया, फोर्थ फोर्थ के साथ, 5 5 के साथ, 6 6 के साथ। एक कैंसिल हुआ इक्वल के फॉर्म में, है ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में आके फॉर्म हुआ होगा कि यहाँ हुआ 1 1 1 1 1 1। तो डियर स्टूडेंट 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब 1/1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे सब कैंसिल हुआ 1 1 1 1 1 1 टाइम्स में, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, और यहाँ देखिए 1 1 1, दैट इज कॉल्ड 1, और 2 2 जा 4 2 जा 8। आप बताइए क्या 1/1 कभी 1/8 के इक्वल हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने कहा भैया जब ना हो सकता है तो क्या हो सकता है? इक्वल ना हो सकता है, हाँ कि ना? जल्दी बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 डज नॉट इक्वल टू
1/2 raised to the power 3 raised to the power 2 does not equal to 1/2 raised to the power 3 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर। क्लियर है? यहां पे जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का फॉर्म चलेगा और एक्सपोनेंट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे टीटी चलेगा, डेट इज इक्वल टर्म्स को टाइम्स लिखना होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो फटाफट से इसको नोट कर लिया जाए ताकि ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई गई होगी थोड़ी सी। चलिए गुड, क्या बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा जाए कितना हो गया, नेचर नंबर 13 हो गया ना। चलिए अब आ जाते हैं हम 14 पे, नेचर नंबर 14। नेचर नंबर 13 हमने क्या लिखा था, जरा एक बार देख लें। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए अगर 14 देखा जाए तो 14 में अगर ऐसे लिखा जाए डियर स्टूडेंट कि a/b, एक बार और फिर से इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, a/b ऐसे हो और रेज टू द पावर m हो और रेज टू द पावर n हो, तो इसको क्या मतलब है, इसका क्या सेंस है? इसका सेंस यही है कि टर्म्स को क्या किया जाएगा, टाइम्स किया जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा a/b और रेज टू द पावर कितना हो जाएगा m और ये n ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें बस ये अपडेट करना होगा कि टर्म्स को टाइम्स लिखना होगा, टीटी का फॉर्म बनेगा, है ना। इसके लिए एक एग्जांपल देख लिया जाए। एग्जांपल नंबर क्लियर है? चलिए जैसे मैंने लिख दिया 2/3 रेज टू दी पावर 3 और यहाँ 2, इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट, है ना, समझिएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका सेंस ये हो गया। तो ये थोड़ा सा इजी ही करते हैं ताकि आपको समझ, बार बार एक ही नहीं लिया जाता है, चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ले लिया 2 और यहाँ पे ले लिया, है ना। कंसेप्ट समझते समय इजी क्वेश्चन लेना चाहिए। तो मैंने कहा इसका सेंस ये हो गया, यहाँ टीटी का फॉर्म आएगा तो 2 को 2 अपॉन, यहाँ पे देखिए वेट, चलिए मैंने कहा यहाँ पे 2/3 रेज टू दी पावर 2, तो मैंने कहा यहाँ पे डिस्टेंट हो जाएगा 2 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 को 3 टाइम्स, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 रेज टू दी पावर 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 8 टाइम्स। तो 2/3 फिर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। कहाँ देख रहे हैं भाई, भाग गए क्या? भागना नहीं है, खाते रहना है, पानी पीते रहना है, पढ़ते रहना है। भाग के कहाँ जाएंगे आप? पढ़ना तो हर हाल में है, आज पढ़ो कल पढ़ो, जब भी पढ़ना है, पढ़ना तो हर हाल में है ना। तो बस पढ़ते रहना है ना। नहीं तो पता चलेगा कि बगल वाला, घर के बगल वाला पढ़ करके IIT करेक्ट कर देगा, नीट कर देगा, और आप बस देखते रह जाएंगे, है ना। तो जिगर की जगह जिगर है और जिगर में दम है, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप में कितना दम है और आप क्या करके दिखाते हैं, है ना। तो कुछ कर गुजरना है, कुछ कर दिखाना है, चाहे उसके लिए जो करना हो करना है, बट स्टडी के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं, ओनली स्टडी, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए और स्टडी करते रहिए, लाइन बाय लाइन सीखिए, है ना। अब ये नॉर्मल चैप्टर है तो बहुत दिक्कत नहीं आ रहा है, इससे हार्ड भी होंगे, है ना। जितने एडवांस लेवल के चैप्टर है टोटल मेरे को ही पढ़ाना है, तो पहले भाषा को भी समझना है। अभी थोड़ा सा एनर्जी कम है, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बस क्लास देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे कि 2/3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी सर बिल्कुल हो चुका है, मैंने कहा मल्टीप्लाई किया जाए। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 हो जाएगा 64 और 64 2 जा 128 और 128 2 जा, पता नहीं सर, कोई बात नहीं। 128 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा सॉरी 8 2 जा 16 होल 1, आपका कैरी 1 हो गया। चलिए फिर से 2 2 जा 4 1 5, है ना, और 2 1 जा 256। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 256 अपॉन, अब 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए 3 के साथ करना है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा, चलिए बताएंगे 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 81 3 जा 243। मैं करते जा रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, चलिए यहाँ तक 81
को हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, है ना। चलिए ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, सिंपल फॉर्म में आराम से करते हैं। मुझे कुछ भी पता नहीं है आपकी तरफ मल्टीप्लाई, चलिए मैंने कर दिया 3 243, यहाँ तक हो गया। चलिए एक और बढ़ा लेता हूँ, एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7। चलिए एक बार और कर लिया, फिर यहाँ 3 से एक बार और कर लिया, 9 3 जा 27 का 7 हो गया, कैरी कितना हो गया जी 2, है ना। और 3 2 जा 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है, 7 3 जा 21। एक बार और, एक बार और, तो 2187 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार और 3 से करेंगे, क्लियर है ना। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 2 3 2 जा 6 1 7, ठीक है। 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 और 7 3 जा 21, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो 7 3 जा 21 के लिए 1 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। मैंने कहा 8 3 जा 24, 24 को 2 से 24 5 6 26, 26 में 2 कैरी 6 आ गया। मैंने कहा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2, इधर देख रहे हैं भाई, इधर देखिए, भागना नहीं है, समझना है। 3 1 जा 3 और 2 5, 5 के लिए 5 और 3 से 3 2 जा 6, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6561, 6561। So dear student, 2 upon 56 upon 600 561 will be correct आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कंसेप्ट नंबर नेचर नंबर 14 को भी क्लियर कर दिया और इसके साथ एक एग्जाम्पल को भी कंप्लीट करा दिया, है ना। समझ में आई। चलिए क्या बात है, नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है जी, फॉर्म ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, बस अब ज़्यादा नहीं बचा है, लास्ट ही है, 1 से 2 और। कितना था, 15 था क्या, 14 था। नेचर नंबर 5, स्टूडेंट ए अपॉन बी, ये देखिए मजा आने वाला है। ए अपॉन बी रेज टू द पावर 0, मैंने बोला था ना, सिंपल फॉर्म का एक्सपोनेंट 0 हो या फिर फ्रैक्शन फॉर्म का एक्सपोनेंट 0 हो, इस सिचुएशन में क्या होगा, आंसर तो 1 होगा, क्लियर है। आंसर तो 1 होगा, मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, मतलब इस फॉर्मूला का आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, प्रूफ हमने कर दिया था लेक्चर नंबर 1 में, इसको प्रूफ किया था, सेम वैसे ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 1 में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में देखता हूं मैं कि मैंने कहा अगर सर 2/5 हो रेज टू द पावर 0 हो तो क्या होगा आंसर, सर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर मैं लिख दिया 99/199, इसका अगर एक्सपोनेंट में 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 नंबर में सर अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि 1001/1002 हो, अगर इसका एक्सपोनेंट 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका भी 1 हो जाता है। मैंने कहा डियर स्टूडेंट, या फिर आपका x/y रेज टू द पावर 0 हो जाता है तो इसका भी आंसर 1 होता है। मतलब ये सेंस आपको समझना है कि कोई कांस्टेंट या वेरिएबल्स एक साथ, है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, अगर उसका एक्सपोनेंट या रेज टू द पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई है बात। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गई है तो। 15 को कंप्लीट हमने कर लिया। चलिए अब 15 के बाद 16 और 17, 2 और लास्ट, चलिए देख लेंगे, है ना। मैंने कहा 16 को समझिएगा। 16 में डियर स्टूडेंट थोड़ा सा कमाल का है, बहुत मजा आने वाला है ना। तो चलिए 16, इसके सिंपल फॉर्म को भी समझेंगे, नेचर नंबर 16 को। जैसे डियर स्टूडेंट ये ए रेज टू दी पावर -1 हो जाए, सिंपल फॉर्म में हो सकता है कि ये कहीं मिस्टेक मैं कर गया हूं, तो चलिए सिंपल फॉर्म के लिए भी यहां सीख लेंगे और फ्रैक्शन फॉर्म के लिए, है ना। यहाँ पे मैं एक लाइन कर दी, नेचर नंबर 6, है ना। जैसे a/b रेज टू दी पावर डियर स्टूडेंट हो जाए -1, यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, -1 है। कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको देखते रहना है ना। यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, -1 है। मैंने कहा कि जब भी एक्सपोनेंट को हम प्लस करेंगे, एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो फ्रैक्शन है आपका, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मैंने कहा कि ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1 है तो 1।
क्या सर ऐसा ही? जी बिल्कुल हाँ। तो एग्जाम्पल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। जैसे हो जाए 1 रेज टू द पावर डियर स्टूडेंट अगर हो जाता है -1 तो क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने कहा 2 रेज टू द पावर -1 हो जाए तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहले देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने कहा 3 रेज टू द पावर -1 हो जाए तो क्या हो जाए? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसे भी देख लेंगे। आगे भी इस तरीके के कोई नेचुरल नंबर जो है आते रहे, और मैं एक लास्ट लिख दूं कि n नेचुरल नंबर अगर आ जाता है n के फॉर्म में, अगर इसका एक्सपोनेंट -1 है तो क्या होगा? एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर है? चलिए, तो मैं इसे पहले करके दिखा दूं कि क्या होने वाला है। मैंने कहा जब भी डियर स्टूडेंट एक्सपोनेंट को हम प्लस करेंगे ऑटोमेटिकली इसके नीचे देखिए 1 है, ये 1/1 हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड 1/1। तो 1/1 रेज टू द पावर जितना है उसको आपको ऐसे लिख देना है, ऐसे ला करके। इसका मतलब क्या हो गया? 1 रेज टू द पावर 1 डेट इज कॉल्ड 1। क्लियर है? डेट इज कॉल्ड 1। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ भी माइनस को जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 है तो आप 1 लिख लीजिए, ठीक है? या 1 है तो 1 लिख लीजिए। इसका मतलब होता है कि 1/2 रेज टू द पावर 1 अगर है तो इसका सेंस 1/2 ही होगा। जरूरी नहीं है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 भी हो सकता है। तो मैंने कहा चलिए एक में 2 करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कहेंगे सर केवल 1/1 ही लिखे आपने। मैंने कहा 1/1 लिख दिया ऐसे छोटा वाला में। चलिए एक में मैं 2 करके दिखाता हूँ। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस माइनस को जैसे आप प्लस करेंगे एक्सपोनेंट के, जैसे इसको माइनस को प्लस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या एक है ना? 1 है कि नहीं है? कोई भी किसी भी नंबर में स्टूडेंट इधर देखेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स लिसन, मैंने कहा किसी भी कांस्टेंट में, किसी भी नंबर में, किसी भी डिजिट्स के, है ना, जो डीआर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो 1 होता है। अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में तो 2 दिख जाता है। जैसे 1/2 में 2 दिख जाएगा, लेकिन 1 में नहीं दिखेगा, 1 है। 5 में नहीं दिखेगा, 1 है। यस या नो? तो चलिए यहां पे हमने कर लिया 1/3 रेज टू दी पावर, यहां देखिए 2 है। अब माइनस को प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्म जो है रिवर्स हो जाएगा, एनआर डीआर में, डीआर एनआर में 2 हो गया। इसका मतलब है कि 1/3 रेज टू दी पावर हमारा 2 है। इसका सेंस ये होता है कि 1/3 इंटू 1/3 डेट इज कॉल्ड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 और 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/9। क्लियर है? उसी तरीके से डियर स्टूडेंट यहाँ भी माइनस को जब हम प्लस करेंगे तो ये 1/n के फॉर्म में आ जाएगा। एक्सपोनेंट यहाँ 1 है तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, अगर यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, अगर यहाँ 3 है तो 3 लिखिए, अगर यहाँ 4 है तो आप यहाँ 4 लिखिए, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखिए। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ डियर स्टूडेंट n है तो यहाँ आप क्या कीजिए? n ही लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? n मतलब नेचुरल नंबर। यहाँ n किसको इंडिकेट करेगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है ही, 1 से इन्फाइनाइट तक के नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है? इस तरीके से आसानी के साथ हम कर सकते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पे समझेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको समझना है। मैंने कहा अब इस माइनस को जैसे हम प्लस करेंगे, यहाँ पे तो सर दिख नहीं रहा था सर, सिंपल फॉर्म था। मैंने कहा सिंपल फॉर्म था तो क्या था भाई? डीआर में 1 तो था, हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। यहाँ तो दिख रहा है, ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा इतना आसान है कि बस देखो और आंसर दे दो। मैंने कहा सर बी को ऊपर कर लिया जाए और ए को नीचे कर लिया जाए और एक्सपोनेंट यहाँ 1 है तो 1 डाल दिया जाए। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा चलिए एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर डियर स्टूडेंट मैंने पूछा कि a/b रेज टू दी पावर, अगर आपसे मैंने पूछ दिया सेम क्वेश्चन, तो a/b को हटाते हैं, 1/2 को लाता हूँ मैं, क्योंकि ये तो फॉर्म आप जान ही चुके हैं, है ना। मैंने लिखा कि 1/2 रेज टू दी पावर -1 हो सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन में हो सकता है 1/2 रेज टू दी पावर -2, ये बिल्कुल हो सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन में भी हो सकता है कि 2/3 रेज टू दी पावर -3, कोई दिक्कत नहीं है। -2 -3 जो आपको मन करे वो आप लिखेंगे, लेकिन छोटा छोटा डिजिट लिखेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन अरेंज हो सकते हैं। मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन अरेंज हो सकते हैं इस तरीके से, है ना। 5 में मैंने लिख दिया कि समथिंग, जैसे मैंने लिख दिया 1/n में,
1/n का रेज टू द पावर -1 हो तो क्या फॉर्म होगा। चलिए देखेंगे एक एक करके। मैंने कहा यहाँ पे डियर स्टूडेंट फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म को जैसे एक्सपोनेंट को हम प्लस में करेंगे ऑटोमेटिकली ये 2/1 हो जाएगा, और एक्सपोनेंट इसका क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। 1 है तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर 2/1 इंटू 2/1। नहीं जी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। एक्सपोनेंट 1 है तो 2 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, हुआ ना। ध्यान दीजिए कहाँ देख रहे हैं हम, मैं तो चेक कर रहा था और आप हैं कि यही आंसर दिलवा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया 2, तो केवल यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। वो फ्रैक्शन में 1 जो होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, डीआर में होता है। चलिए यहाँ पे बताएंगे। अभी यहाँ पे देखिएगा माइनस को जैसे हम प्लस करेंगे ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। भैया एक्सपोनेंट 2 है तो 2 लिखेंगे, यस या नो। तो डियर स्टूडेंट 2/1 इंटू 2/1, तो मैंने कहा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। 1 से 1 करके 1 कौन लिखता है भाई, तो आंसर तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माइनस को जब हम प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3/2 हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एनआर डीआर में चला जाएगा, डीआर एनआर में चला जाएगा। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 1 है तो 1, डेट इज कॉल्ड 3/2 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। उस तरीके से यहाँ भी हम माइनस के प्लस को फॉर्म में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। एक्सपोनेंट 1 है तो 1 लिखे, 2 है तो 2 लिखे, है ना, 3 है तो 3 लिखे, 4 है, 4 है तो 4 लिखिए, 5 है तो 5 लिखिए, है ना, 2 है तो 2 लिखिए। उसी तरीके से अगर n है तो आप यहाँ पे n लिख दीजिए। n क्या बताएगा आपको, तो सर नेचुरल नंबर, नेचुरल 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 नंबर क्या है, अ नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम। क्लियर है। तो इस तरीके से सिंपल फॉर्म में भी अगर एक्सपोनेंट निगेटिव हो तो जैसे निगेटिव को हम पॉजिटिव करते हैं तो एनआर डीआर में और डीआर एनआर में, मतलब है ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, है ना। फॉर्म क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चेंज हो जाएगा। फॉर्म क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चेंज हो जाएगा, है ना, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स समझते हैं, उल्टा, उल्टा समझते हैं, पैर ऊपर और सर नीचे। अब समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बस। तो 16 नंबर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट बचा 17, तो इसको खत्म कर ही लिया जाए और फिर उसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए 17 नंबर पे आ जाइए। 17 नंबर, 17, चलिए। स्टूडेंट a/b इफ, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा। 17, ओफो, 17 में नेचर नंबर, 17 का पहला मैं बताऊंगा। If a/b raised to the power m is equals to a/b raised to the power n, then सेकंड में देखेंगे डियर स्टूडेंट, if a/b raised to the power m equals to c/d raised to the power, then समझेंगे। मैंने कहा यहाँ पे देखिएगा किस तरह का फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट बेस को सेम दे दिया है, एस फॉर सेम, और यहाँ पे बेस को क्या गया है, डी फॉर डिफरेंट, है ना, डिफरेंट है। यहाँ पे सेम है। यहाँ पे जब बेस सेम देगा तो एक्सपोनेंट को डिफरेंट देगा, और जब बेस डिफरेंट देगा तो एक्सपोनेंट को सेम देगा। तब क्या होने वाला है, तब क्या होने वाला है आपको समझना है। यहाँ पे बेस बेस आपको कैंसिल नहीं करना, मैं कर रहा हूं आपको समझने के लिए। बेस बेस कैंसिल होगा तो आपका देन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा एन के फॉर्म में, मतलब हम एक्सपोनेंट को इक्वल करके आंसर दे देंगे, नो डाउट। और उसी तरीके से अगर एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा तो हम लोग बेस को इक्वल करके आंसर देंगे। डेट इज कॉल्ड a/b इज इक्वल्स टू डियर स्टूडेंट c/d। क्लियर है। इस तरीके से हमें आंसर देनी है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें आंसर देनी है ना। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और चलिए लास्टली एक बचा है, उसको भी मैं लिख ही देता हूं ताकि एकदम से कंप्लीट हो ही जाए। लास्टली नेचर नंबर 80, अगर इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि 8 क्लास के एक्सपोनेंट को आप आंधी तूफान की तरह बना देंगे। पहले कंप्लीट तो कीजिए।
है ना। फिर उसके बाद देखिए क्या क्या होने वाला, किधर गया भाई, आ गया 18 नंबर, है ना। यहाँ पे समझे, जैसे स्टूडेंट माइनस का ए अपॉन बी हो और यहाँ पे क्या हो, ऑड हो, मतलब कोई फ्रैक्शन का फॉर्म है और इसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर है, तो ये क्या होगा, तो ये फ्रैक्शन को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का भी ये निगेटिव ही होगा, मतलब ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, क्लियर है, ऑलवेज नेगेटिव, मतलब किसी भी नेगेटिव फ्रैक्शन को अगर एक्सपोनेंट ऑड किया जाए तो ये ऑड टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा डिस्टेंट, नेगेटिव आएगा, क्लियर है। ये फर्स्ट में हो गया, और सेकंड भी देख लीजिए आप, अगर यही माइनस का ए अपॉन बी हो और यहाँ पे डिस्टेंट इवन हो तो यहाँ पे प्लस का भी हो, ऑलवेज पॉजिटिव, समझ में आया, समझ में आया, चमक रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो इस तरीके से फिर से एक बार और मैं बोल देना चाहता हूं, अगर किसी भी, है ना, किसी भी फ्रैक्शन का कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर वो निगेटिव हो और उसका एक्सपोनेंट ऑड हो तो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। और किसी फ्रैक्शन अगर निगेटिव फ्रैक्शन हो अगर उसका एक्सपोनेंट या रेज टू द पावर इवन हो तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो मैंने कहा यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो हमने 18 तक आपको कंसेप्ट को क्लियर कर दिया डियर स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिंपल फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म के टोटल कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो यहां से अब दोनों को मिला करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हैं, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाइए और लेक्चर 1 को पहले कंप्लीट कर लीजिए, टाइम लगेगा, स्टार बनने के लिए टाइम लगता है, आपको फाइटर बनना है ना। अगर फाइटर बनना है तो स्टडी करनी पड़ेगी, ढंग से करनी पड़ेगी, समझ में आ रही है, चलिए गुड। तो आप क्या करेंगे, पहले लेक्चर 1 को कंप्लीट करेंगे, एक एक कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे, फिर लेक्चर 2 को कंप्लीट करेंगे, नोट करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर हो सकता है कि रिकॉर्डेड हो सकता है कि लाइव भी हो, ठीक है। तो चलिए रेडी रहिए क्वेश्चन आंसर के लिए। अब इस पे भी एक दो क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो चलिए मैं देख लेता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन बचा हुआ है ना। यहाँ तक कंसेप्ट अगर कंप्लीट हो गया है तो एक दो क्वेश्चन करने में क्या जाता है। लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन देखिए आपका आ गया है ना, जस्ट हैव सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन को क्या कर लिया जाए, सोल्व किया जाए, देखा जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, आंसर मैं फटाफट दूंगा, यहाँ पे तो स्पीड आएगी तूफान की तरह, यस या नो। चलिए रेडी हो जाइए। मैंने कहा चलिए कंसेप्ट तो क्लियर है ना भैया, जी बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है सर, ये क्या देख रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए, समझ में आए तो ही ठीक, नहीं है नहीं आना भी समझ में आना चाहिए नहीं आएगा तभी तो पढ़ेंगे, आप आ जाएगा तो क्यों पढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने कहा इसकी सोल्यूशन क्या होनी चाहिए, तो 3/2 रेज टू दी पावर 4 दे रखा है और इंटू 1/5 रेज टू दी पावर क्या दे रखा है, जल्दी बताइए, 2 दे रखा है ना। यहाँ पे डियर स्टूडेंट बेस सेम है ना, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है। मैं क्या करूं, मैंने कहा काश बेस सेम हुआ होता तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेता, एक्सपोनेंट सेम हुआ था तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं दिया गया है, तो मैं क्या करूं, भाग लूं, भागना नहीं है, सोल्यूशन करना है। आप देखेंगे इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। मैंने कहा 3/2 को 4 टाइम्स दिया, लिख दिया 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और इंटू में 1/5 का स्क्वायर है डिस्टेंट 1/5 इंटू 1/5, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रही है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंट कितना होगा, 27 3 जा 81, क्लियर है, क्या बात है 81। टॉक और नॉक, टॉक और नॉक किया जाएगा, क्वेश्चन को जब तक आप टॉक नहीं करेंगे तब तक नॉक नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है आपको। तो टॉक कीजिए और नॉक कीजिए, दोनों कीजिए। ए आजा भैया, किधर गया, टॉक और नॉक दोनों करना है।
मैंने कहा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 अपॉन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और यहाँ पे देख रहे हैं 1 1 जा 1, अब 5 5 जा 25, क्या बात है। तो यहाँ पे 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, मतलब 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माफी चाहेंगे मिस्टेक हो गया, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट। तो ऐसे करना होता है, मैंने कहा मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लाई करना। मैंने कहा यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 16 है। अब 25 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको अभी ऐसे करना होगा 25 और इंटू 16 है ना, 5 6 जा 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 के लिए 0 डाल देंगे 3 हो गया है ना, और यहाँ पे करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 3, जल्दी बताइए 13 14 15, 15 के लिए 15 कर लिया हमने, 1 से 5 और 1 से 2, क्लियर है। 0 5 5 10 और 2 1 3 और 1 2 1 3 1 4, क्लियर है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई चैप्टर आएगा वैसा, अगर कम्युनिकेशन आता है, देखते हैं अगर कैलकुलेशन टाइप का कोई चैप्टर होगा तो मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। ये 25 से 1 टाइम्स में करता है, 4 से 4 टाइम्स में करता है। जब भी 25 और 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 25 और 4 बाहर आ जाता है ना, इसमें से कॉमन कर लिया हमने, है ना। अब इसमें से देखिएगा, मैंने लिख दिया 25 इंटू इसको लिख दिया 4 और इंटू लिख दिया 4, देखिए 4 4 जा 16 हुआ, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा आंसर तो पहले आ चुका है, आंसर पहले लिख लिया जाए 400, ये आपका आंसर आ चुका है। अब थोड़ा सा समझिएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीप्लाई, ताकि आप आसानी के साथ कर सकें। नो डाउट ये सीखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने कहा 25 को हमें मल्टीप्लाई करना था 16 के साथ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने लिख दिया 25 और 16 को लिख दिया 4 इंटू 4, क्लियर है। यहां तक समझ में आ रही है, यस या नो, यस या नो डियर, ओके कोई बात नहीं। अब 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 5 जो 100 और 100 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 400, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा 400 आ गया, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 81/400, क्लियर है, नोट कर लिया जाए और इसे भी थोड़ा देर के लिए समझ लिया जाए कि कैसे हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी सेम है। मैंने कहा सर यहाँ ना बेस डिफरेंट है तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर करके निकाल लेना है। चलिए थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर देखिए तो सेम है। सर यहाँ क्या बात है, ये तो मन में लड्डू फूट गया। मैंने कहा लड्डू फूट गया, जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा 4/3, सोल्यूशन देखेंगे डियर, 4/3, ओफो 4/9 को 3 क्यों लिख दिया भाई, 4/9 है, 4/9 और रेज टू दी पावर डियर स्टूडेंट कितना है 6 इंटू 4/9 रेज टू दी पावर कितना है -4, बेस सेम है तो जब बेस सेम होता है तो 4/9 और रेज टू दी पावर एक्सपोनेंट, देखिए ये ग्रेटर है, m जो क्या है n से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, है ना। कब डिवाइड के फॉर्म में माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्लस करेंगे, तो प्लस कर लीजिए 6 प्लस और ये -4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4/9 रेज टू दी पावर हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट 6, अब प्लस माइनस माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा 4/9 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, 6 में से 4 चला गया 2, इसका मतलब ये होता है कि 4/9 इंटू 4/9, 4 4 जा 16 और 9 9 जा 81, तो हमारा आंसर डियर स्टूडेंट हो गया 16/81 विल बी करेक्ट आंसर, क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आई, समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का हमने देख लिया, 2 का 2, ये इसे आपको बनाना है, देख लीजिए बेस सेम है, बेस सेम है डियर स्टूडेंट, बेस सेम है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया जाएगा, हो जाएगा गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां भी देख लीजिए बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट को क्या करेंगे ऐड कर लीजिए, ठीक है गुड। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर, हो जाएगा गुड। चलिए अब ये 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये देखिए ये तो मैं बनाने वाला हूँ, ये तो मैं बनाने वाला हूँ, मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई। चलिए मैं देख ही लेता हूँ, मैंने कहा डियर स्टूडेंट माइनस का 3/4 रेज टू दी पावर माइनस का 3, सो माइनस का 3/4 रेज टू दी पावर -3, एक्सपोनेंट क्या है सर, नेगेटिव है,
एक्सपोनेंट निगेटिव हो तो क्या करेंगे, भाग लेंगे? नहीं भैया, पॉजिटिव करेंगे। जैसे निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये 4/3 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। क्लियर है? इसका मतलब 4 4 जा 16 और 16 4 जा 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है डिस्टेंस तो 64 हो जाता है। आपको 16 का टेबल नहीं याद है तो कैसे होगा? सबसे पहले 7th क्लास के हमारे सभी डियर स्टूडेंट, माय ब्रदर एंड माय लवली सिस्टर एंड माय लवली ब्रदर, तो आपको मैं आसानी के साथ बता रहा हूं कि पहले आपको टेबल याद कर लेना चाहिए। एकदम से टेबल जब तक नहीं याद होगा तब तक तो दिक्कत हो जाएगा। तो टेबल याद रहेगा तो और भी कैलकुलेशन आपके फास्ट होंगे, जिससे मैथमेटिक्स में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो टेबल को याद कीजिए। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, टेबल को याद रखना है। और नहीं तो बस क्या करना होगा, ऐसे 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रहा है? तो करेंगे 6 4 जा 24 के लिए 4 अभी तक कैरी दादा को लिखो, 4 आ गया। फिर करेंगे 4 1 जा 4 1, ओहो कितना हो गया, 6 4 जा 24, 2 कैरी ना, देख रहे हैं ना, हम भी मिस्टेक हो जा रहा है, आपके साथ साथ हमें भी भूल जाएंगे, इसलिए इसमें भूल जाएंगे आप। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब ये कितना सिचुएशन खराब है हमारा और आपका कि हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना हो। टेबल याद रहना चाहिए 20 तक। तो मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि टेबल को बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, है ना, ताकि आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। क्लियर है? तो मैंने कहा, अब देखिए मैंने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, चलिए मैं फिर से मिटा करके कर देता हूं, है ना, ताकि, लेकिन आपको टेबल याद करना है। 4 4 जा 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 24 के लिए 4 लिखेंगे, कैरी क्या 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 6। अब मैंने कहा अगर हमें टेबल याद होता तो मैंने कहा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो गया, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो डियर स्टूडेंट आंसर क्या हो गया, 64/27 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस तरीके से 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए ये देखिए, ये आप बनाइएगा कि मैं बना दूं? मैंने कहा ये तो आप ही बनाने वाले हैं सर, आपने तो अभी पढ़ाया था कि कोई भी फ्रैक्शन हो, मैंने कहा कोई भी फ्रैक्शन का फॉर्म हो, और इस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट, इस सिचुएशन में अगर एक्सपोनेंट क्या हो जाता हो, 0 हो जाता हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई? जी सर बिल्कुल समझ में आई, आ गई ना? हाँ, तो कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है? 3 का 1। आइए देखिए कमाल की बात है, चलिए इसे मैं बना देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये तो थोड़ा सा लंबा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए स्टूडेंट, माइनस का 1/4 स्मॉल ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट के साथ क्या कर दिया है, इन्होंने लिख दिया है माइनस का 2, और फिर से बिग ब्रैकेट के साथ क्या किया इन्होंने, माइनस का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ से आसानी के साथ सोच, माइनस का 1/4 को पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ब्रैकेट की कंडीशन में हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है डियर, मल्टीप्लाई हो जाता है। कर दीजिए 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, हो गया? हो गया जी? हो गया जी? बिल्कुल सर, मैंने कहा तो माइनस का 1/4 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। माइनस का 1/4 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 4 1 जा 4, ये 4 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होना चाहिए, तो जल्दी बताइए। आंसर यही हो जाएगा स्टूडेंट कि माइनस का 1/4 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। यस या नो? यस सर। तो माइनस का 1/4, लेकिन 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 वेट 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 स्टूडेंट, माइनस का 1/4 अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अब माइनस का 1/4 का एक्सपोनेंट देखिए, ये ऑड है कि इवन है? सर ये तो इवन है। मैंने कहा इवन के लिए क्या, जल्दी बताइए, पॉजिटिव की नेगेटिव? इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, का आंसर आएगा, बताइए भैया का होगा आंसर, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर इवन है, पॉजिटिव होगा, ऑड और नेगेटिव होगा। ओके ओके, क्या बात है। माइनस का 1/4 इंटू माइनस का 1/4 इंटू माइनस का 1/4 इंटू माइनस का 1/4, हम तो पहले से पता है कि भाई पॉजिटिव होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब 4 4 जा 16, अब 4 4 जा 16, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा,
16 16 जा कितना हो जाएगा 256 256। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 6 जा 36 प्लस 6 3 हो गया, 6 1 जा 6 और 3 9। क्या बात है। फिर यहाँ 6 1 से 6 1 से 1, मैंने कहा 6 और 9 6 कितना हो जाएगा, 9 को 6 के साथ ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 15 का 5 और 1 1 250। क्लियर है, क्लियर है। अब आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर भी याद करना चाहिए। कोई बात नहीं, 8 क्लास में मैं आपको स्क्वायर सिखाऊंगा तो आपको होगा, लेकिन फिलहाल अभी 1 से लेके 20 तक के 2 टाइम्स किसी भी नंबर को 2 टाइम्स अब मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर भी याद रखिए, थोड़ा सा स्पीड पावर बढ़ेगा। क्लियर है, क्लियर है दोस्त। चलिए तो कितना हो जाएगा 256, 1/256 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, इस तरीके से हमारा ये भी निकला। और ये क्या था सर, ये आपको समझाने के लिए की गई थी रफ। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए 4 नंबर के बाद 5 नंबर इसे आप बना लेंगे, ब्रैकेट के साथ है, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ये डिवाइड के फॉर्म में है। बेस सेम है, 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 बेस सेम है। तो जब कभी भी डियर स्टूडेंट बेस सेम हो तो इस सिचुएशन में क्या होता है बताइए। इस सिचुएशन में क्या होता है, बेस सेम हो तो क्या होता है, डिवाइड के फॉर्म में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस कर लीजिए, m में से n को माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। n डिवाइडेड, अगर n बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिससे डिवाइड करें वही बड़ा है तो 1 अपॉन ला दीजिए, लाइए 1 अपॉन माइनस का 3/2 और ये बड़ा वाला है तो ये हो जाएगा 6 और माइनस का 3। ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 अपॉन, देखते जाइएगा, 1 अपॉन हो जाएगा माइनस का 3/2 रेज टू द पावर, ये हो जाएगा हमारा 3। इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का, देखिएगा ये -3/2 रेज टू द पावर 3, दैट इज कॉल्ड ऑड। एक्सपोनेंट ऑड है, इवन इवन नहीं है, ऑड है, ऑड के लिए निगेटिव होगा तो हो जाएगा माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 3/2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखेंगे ये माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8। तो डियर स्टूडेंट ये 1 है तो 1 के नीचे भी 1 है, और इसको जब डिवाइड को, ये डिवाइड वाली फॉर्म को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 8 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 27 नीचे आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 8 अपॉन माइनस का 27, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ रेशनलाइज करना होगा, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 से, तो हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो माइनस का 8 अपॉन 27 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी हो गया, बन गया। आई बात समझ में, आया मजा। चलिए क्या बात है, नेक्स्ट लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो चलिए इसको देखेंगे। इसको मैं सिखाने वाला हूँ आपको, और वो भी आपके फेवरेट कलर से, बैगनी से। बैगनी सिखा दूँ, चलिए बैगनी चलेगा। मैंने कहा डियर स्टूडेंट फाइंड x सच दैट 3/5 रेज टू द पावर 3 इंटू 3/5 रेज टू द पावर -6 और इज इक्वल टू 3/5 रेज टू द पावर 2x - 1 भी सेम है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, सर दिख रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, तो चेंज किया जाए, रेड साहब को लाया जाए, है ना। तो 3/5 रेज टू द पावर डियर स्टूडेंट कितना है, 3 है, इंटू 3/5 रेज टू दी पावर कितना है -6 और इज इक्वल टू कितना है 3/5। पहले क्वेश्चन को तो नोट कर लूँ मैं, 2x - 1 है, यहाँ बेस सेम है। दिस इज इम्प्लाइड एट डियर स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स लिसन प्लीज। मैंने कहा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/5 और रेज टू दी पावर, जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड करूंगा मैं, 3 और प्लस लिख दिया यहाँ -6 तक, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या लिख दिया 3/5 रेज टू दी पावर क्या है जी, तो 2x - 1 है। दिस इज इम्प्लाइड एट 3/5 रेज टू दी पावर, यहाँ पे कितना प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस का 6। देखिए एक एक टर्म को मैं लिख रहा हूं, टॉक एवं नॉक कर रहा हूं क्वेश्चन के एक एक पार्ट को। मैं यहाँ पे लिख सकता था इसको माइनस करके, लेकिन माइनस प्लस माइनस मैंने -6 लिखा है ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है, चलिए यहाँ पे देखेंगे 3/5 कानून के हिसाब से चलिए, कानून के खिलाफ नहीं। अगर कानून कहता है कि हमें एक एक टॉपिक को टॉक एवं नॉक करते चलना है तो हमें वैसे ही करना चाहिए। क्लियर है, चलिए दिस इज इम्प्लाइड एट
यहाँ पे हो गया 3/5 और रेस टू दी पावर यहाँ देखिए माइनस का 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से माइनस का 3 सॉरी 3 में से माइनस का 6 जाएगा तो आपका माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंट हो जाएगा 3/5 और रेस टू दी पावर क्या हो जाएगा हमारा 2x -1। क्लियर है। अब जरा वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट में इसे कैंसिल नहीं किया जाता है, मैं कैंसिल किया हूँ ताकि आपको दिखे और एक्सपोनेंट को इक्वल कर लिया जाता है, यस या नो। तो इक्वल कीजिएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x -1। दिस इज इम्प्लाइड एट डियर स्टूडेंट माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x -1। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, है ना। तो उधर जाएगा ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 2x हो जाएगा। दिस इज इम्प्लाइड एट डियर स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 2, क्योंकि माइनस के 3 में से प्लस का 1 निकलेगा माइनस का 2 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x का आंसर हो जाएगा -1। डियर स्टूडेंट x कितना हो जाएगा -1, हमारा आंसर होगा -1 विल बी करेक्ट आंसर। x का वैल्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इस x का वैल्यू हमारा हो जाएगा -1 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्या बात है। तो इस तरीके से हमने डियर स्टूडेंट लेक्चर 1 में आपको सिंपल फॉर्म को भी कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चन बनवा दिया है और इस लेक्चर 2 में फ्रैक्शन फॉर्म को भी कंप्लीट तरीके से खत्म करके कुछ क्वेश्चन बनवा दिया है। तो आप दोनों लेक्चर को कंप्लीट तरीके से देखें ताकि थर्ड लेक्चर में केवल सिंपल फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म के साथ साथ इसके क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने कहा इससे पहले हम थर्ड लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं और एक फोर्थ लेक्चर में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म ही एक्सपोनेंट का सबसे बड़ा चैप्टर है और एक्सपोनेंट का मीनिंग्स को समझाता है। कौन, स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म को लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए क्या बात है। तो अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए और भी अपने छोटे बड़े भाई को, अपने मित्र को जोड़िए हमारे लाइव चैनल पे, है ना। और आराम के साथ स्टडी कीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पे मैसेज अलर्ट कीजिए, आपके साथ लाइव चैट होगी, लाइव तरीके से आमने सामने बात होगी, जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा अपडेट आपको दी जाएगी। थैंक यू डियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बॉयज एंड गर्ल्स।